नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो IUCL पानीपत में जो रिफाइनरी में जो वैकेंसी निकली हुई है डिप्लोमा के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जॉब पोस्ट हुई है 7/5/2022, यानी कि 7 मई 2022 को, और इसकी लास्ट डेट है 28 मई 2022 को। ये क्लास इसका जो है वो PSU टाइप जॉब है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जॉब है ये। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होने वाली है वो ग्रेजुएट होनी है, यानी कि BSc। अगर आप BSc है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा में आप केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या अदर फील्ड के लिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस होने वाला है इसका, वो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। और टेनर टाइप इसका है, परमानेंट जॉब है ये। और जो पानीपत आपको पता ही है कि वो हरियाणा में है। इसमें ये बोल रहे हैं जो इसका नोटिफिकेशन है, IOCL रिक्रूटमेंट 2022 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, यानी कि ये जो होता है ये ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 4 के लिए वैकेंसी है पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कि आपको 19 पोस्ट के लिए अप्लीकेशन लिया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर्म from eligible candidates to apply for 19 posts of junior engineering assistant 4 in पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। जो IOCL है वो 19 पोस्ट के लिए आवेदन निकाल रहा है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 28 तारीख तक 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो एलिजिबल हैं तो। जो वैकेंसी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए 19 वैकेंसी है। 18 से 26 साल का एज होने वाला है इसमें। और जो इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है, डिप्लोमा केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या BSc होने वाली है। 50% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी कि आप जब आपकी डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो डेट कंसीडर की हुई है ये इस प्रकार है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कमेंस ऑन 7/5/2022 10 AM। जो मतलब इसका जो स्टार्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 7 मई 2022 है, 10 बजे सुबह से। और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 28 मई 2022 है, शाम को 5 बजे तक। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। और इसमें आपको हार्ड कॉपी भी भेजना पड़ेगा। हार्ड कॉपी आपको 18 तारीख तक भेजना, 18 जून तक भेजना है। और जो इसका रिटन टेस्ट होगा वो 19 तारीख को होगा, 19 जून को होगा, संडे का दिन पड़ेगा वो। अब इसका जो रिक्रूटमेंट का मोड है वो किस प्रकार है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी विल कंप्राइज रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट। यानी कि आपको पहले रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर अगर रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका CBT टाइप भी हो सकता है और इंटरव्यू टाइप भी हो सकता है। और जो इसका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है वो इस प्रकार है। SC ST और EXM कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। यानी कि जो SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जिस कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, उनको 150 रुपीज़ पे करना होगा SBI ई कलेक्ट के थ्रू। राइट। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये इसमें दिया हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन में अप्लाई व्हेन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड अबाउट फर्दर प्रोसीडिंग, कीपिंग ए प्रिंट कॉपी ऑफ फ्यूचर यूज इज एडवाइज। आपको जो आप फॉर्म भरेंगे, जो आपका रिसिप्ट मिलेगा, उसके बाद आपको जो फ्यूचर के लिए आपको ये फोटो कॉपी रखनी होगी इसकी, प्रिंट आउट निकाल के। और जो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है वो इस एड्रेस पे भेजनी है। पोस्ट बॉक्स नंबर 128 पानीपत, हेड पोस्ट ऑफिस, पानीपत हरियाणा 132103। अब जो नोटिफिकेशन है वो उसके रिगार्डिंग है।
कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज होने वाली, क्या एज लिमिट होने वाली है, किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो है। तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस प्रकार है, जो IOCL पानीपत रिफाइनरी की एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कमेंस जो बता चुका हूँ मैं। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, राइट। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब वर्कर टाइप का होता है, बट डिप्लोमा के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ही ज़्यादातर निकाली जाती है, फ्रेशर या अगर कम एक्सपीरियंस के बंदे हैं तो उनके लिए, राइट। IOCL is diversified and integrated energy major with presence in oil, gas and petrochemical and alternative energy sources। ये IOCL के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ब्राइट यंग एंड एनर्जेटिक पर्सन्स ऑफ इंडियन नेशनल फॉर द सिलेक्शन टू फॉलोइंग पोस्ट इन द पे स्केल। जो आपका पे स्केल होने वाला है वो 25,000 से लेके 1,05,000 रुपए तक का है। जो पोस्ट है उसकी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए, प्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्रोडक्शन में जो बंदे होंगे उनके लिए टोटल 18 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 3 है और OBC NCL अगर आप नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते इसे। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, इसके लिए 5 पोस्ट है और PWBD के लिए कोई पोस्ट नहीं है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 पोस्ट है टोटल, इसमें जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। देर इज नो रिजर्वेशन फॉर ST कैटेगरी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हाउएवर ST कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो ST कैंडिडेट्स होंगे हरियाणा में उनको ट्रीट किया जाएगा एज ए अनरिजर्व कैटेगरी, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रेस्क्राइब्ड रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन will be applied on horizontal basis as per government guideline, right। अब इसके बारे में आगे जो डिटेल में बताई गई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोजीशंस आर ऑपरेटेड विथ वर्क अरेंजमेंट इन 1, 2 और 3 शिफ्ट। जो पोजीशन होगी वो 1, 2 या 3 शिफ्ट में होंगी। जो अब आप जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट, तो जब आपकी जॉब लगेगी तो उसमें 3 शिफ्ट में जॉब होगी आपकी, 1, 2 एंड 3 शिफ्ट में होगी। Incumbent may be required to perform duties in any of the work arrangement depending upon the work exigencies, right। तो जो आपकी जो कंपनी होगी IOCL, वो किसी भी शिफ्ट में आपको बुला सकती है। इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, राइट। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो ही अप्लाई करें। Number of vacancy indicated above is tentative and may be increased or decreased in the relevant category at the absolute discretion of management and in compliance with presidential directives on reservation at the time of appointment। ये जो बोल रहा है ये नोट में दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो घट भी सकती हैं और वो बढ़ सकती है, यानी कि वो टेंटेटिव रहेंगी रिलेवेंट कैटेगरी के लिए, सबके लिए, राइट। और इसमें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए पोस्ट कोड होगा आपका 201 और जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है ओनली रेगुलर फुल टाइम रिकॉग्नाइज्ड कोर्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर आप फुल टाइम रेगुलर कोर्स से डिप्लोमा कर रखा है आपने तभी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल और रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो जो आपका डिप्लोमा होने वाला है इसमें केमिकल या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए और BSc होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा नहीं है आपके पास तो BSc आपके पास होना चाहिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड
institute or university with minimum of 50% mark in aggregate for general and OBC candidates and 45% in case of SC candidates against reserved position। यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी की कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क होना चाहिए और जो एससी कैंडिडेट के लिए उनको 5% मार्क में रिजर्वेशन मिला हुआ, तो 45% अगर है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और जो एरिया एक्सपीरियंस का एरिया होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन, रोटेटिंग शिफ्ट में होना चाहिए, ऑपरेशन में होना चाहिए, पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर एटसेट्रा। यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हैवी इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, जिससे कि आप डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेट किया होगा आपने, कंप्रेसर ऑपरेट किया होगा, फायर हीटर ऑपरेट किया होगा, पंप हाउस ऑपरेट किया होगा रोटेटिंग शिफ्ट में, राइट, और हीट एक्सचेंजर ऑपरेट किया होगा। ये चीज़ें हो सकती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल में हो सकती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हो सकती है, हैवी केमिकल में हो सकती है, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो सकती है। यानी कि अगर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है हैवी इंडस्ट्रीज में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसमें इसका जो पोस्ट कोड है वो 205 है। इसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क। 50% मार्क होना मस्ट है, और 50% मार्क अगर जनरल ओबीसी के आप हैं, अगर नहीं है आपके पास तो अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और अगर 45% मार्क होना चाहिए एससी कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिजर्वेशन है। और सेम इसमें भी आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ये इस फील्ड में होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम लाइक डीसीएस, डीसीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर विथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल वाल्व, स्मार्ट पोजिशनर्स, लूप कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन एनालाइजर्स, कंडीशन मॉनिटरिंग, केबलिंग, एर्थिंग एटसेट्रा इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हैवी केमिकल, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट्स, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। जो ये बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि डीसीएस पे आपको काम किया होना चाहिए, पीएलसी पे काम किया होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। डीसीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू कंट्रोल वॉल पे काम किया होना चाहिए, स्मार्ट पोजिशनर पे, लूप कॉन्फ़िगरेशन पे, ऑनलाइन एनालाइजर, कंडीशन मॉनिटरिंग, केबलिंग, एर्थिंग एटसेट्रा। वो होना चाहिए पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिप्लोमा बीएससी इन ब्रांच subject as specified against respective post above will only be considered as eligible qualification. Diploma or BSc in other than specified branch subject shall not be considered. ये बोल रहा है कि जो ऊपर दिया हुआ है डिप्लोमा, जो कि मैं बता चुका हूँ केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सब में होना चाहिए। और बीएससी का जो बता चुका हूँ मैं, जो प्रोडक्शन के लिए है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप दूसरे ट्रेड से हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ऐसा बोल रहा है। द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज ए रेगुलर फुल टाइम कोर्स और डिप्लोमा कोर्स इंक्लूडिंग ए सैंडविच डिप्लोमा कोर्स विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ कोर्स विथ नो ब्रेक। यानी कि आपका बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपका रेगुलर बेसिस पे ही होना चाहिए। और 50% मार्क होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए और 45% मार्क होना चाहिए एससी के लिए। कैंडिडेट्स possessing diploma under recognized lateral entry scheme ITI admitted in second year of diploma course shall also be considered eligible subject to meeting prescribed percentage of marks on the basis of aggregate of 4 semesters in the diploma courses। यानी कि जो अगर आपने लेटरल एंट्री में डिप्लोमा लिया हुआ है, डिप्लोमा स्टार्ट किया, तो आपका ऑब्वियसली सेकंड ईयर में
आपका एडमिशन होता है। अगर आप ITI के थ्रू गए या 12th के थ्रू गए तो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, तो वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्वालिफिकेशन ऑफ MSc केमिस्ट्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिसक्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट कोड 201। अगर आप केमिस्ट्री MSc से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। परसेंटेज रिक्वायरमेंट शैल बी अप्लाइड ऑन द ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। आप BSc लेवल पे ही अप्लाई, अगर आपने BSc के बाद MSc कर रखी है तो आप MSc को मत दिखाएं, आप केवल BSc को दिखाएं जो PCM से इसमें बोल रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो आप उसको दिखा सकते हैं। अगर आपने MSc यहाँ पे दिखाया तो आपका जो एलिजिबिलिटी वो क्राइटेरिया है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपका, जो कि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है। कैंडिडेट possessing higher professional qualifications such as BE, BTech, MBA, MCA, CA, LLB or any such equivalent qualification shall not be eligible। अगर इसके अलावा डिप्लोमा के अलावा अगर आपने कोई हायर एजुकेशन ले रखा है जैसे कि BE, BTech, MBA, MCA, CA, LLB, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये जो हायर एजुकेशन है उसको आप दिखाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ये जो हायर एजुकेशन है वो आप उसमें मत दिखाएं, राइट। इसमें बोल रहा है नो क्लेम ऑफ पोसेशन ऑफ ए क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास would mean the qualification based on which candidature is offered are considered claim by candidate. Candidates holding a qualification acquired through part-time or correspondence distance education mode are not eligible। अगर आप पार्ट टाइम डिप्लोमा कर रखा है, जो भी आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है, अगर आपने पार्ट टाइम कर रखा है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं उसको, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई करना है, राइट। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अब यहाँ पे बोल रहा है important instruction, a candidate is allowed to apply for only one post in case of receipt of more than one application for more than one post all application will be rejected। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखें कि केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करें जो भी आप के लिए जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वो उसके लिए अप्लाई करें आप, उसके अलावा आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई मत करें, नहीं तो आपका दोनों जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वुड मीन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरीज एक्सीड 10 crores and which has been in operation। Candidates shall be required to attach a copy of relevant page of the last published balance sheet of। इन सब की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका बोल रहा है कि जो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट है उन सब चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट जो आपका वो उनकी बैलेंस शीट को आप यहाँ पे कॉपी रखें आप, फिर आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें होती है कि जैसे आप क्वालिफाई हो गए रिटन एग्जाम में, उसके बाद फिर आपने फिर उसको आप बाद में भी दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली आर बाई आर थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग एक कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी कंपनी में काम करें उसके बारे में ये बोल रहा है। बाई ए लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी कंपनी में हैवी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है प्रोवाइडेड दे फर्निश कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर इशू टू एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर अलॉन्ग विद द पेज ऑफ द बैलेंस शीट। ये बोल रहा है कि जो बैलेंस शीट होगी कॉन्ट्रैक्टर की, वो वर्क आईडी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो वेंडर होगा कंपनी का, वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है एक टाइप से वेंडर होता है, तो उसकी जो वर्क ऑर्डर नंबर होता है उनका, तो वर्क ऑर्डर नंबर देना होगा आपको और बैलेंस शीट देनी होगी। तो पहले आप अप्लाई करें, उसके बाद अगर रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो रहे हैं उसके बाद जो भी ये करना है वो कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विथ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज
district Sainik Resettlement Board, Special Employment Exchange are meeting the prescribed eligibility criteria whose name are sponsored to Panipat Refinery and Petrochemical Complex. Against this notification are advised to online, failing which their candidature will not be considered. अब इसमें जो बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स, नो वुमेन्स इज परमिटेड टू वर्क इन or allowed to enter any building in which the generation of gas from dangerous petroleum as defined in the Petroleum Act 1934 is carried on. No woman is allowed to work in LPG storage and handling area. इसमें बोल रहा है कि जो वुमेन्स हैं, अगर वुमेन्स हैं आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आप प्लीज इस पोस्ट के लिए अप्लाई मत करें, क्योंकि ये वुमेन्स के लिए नहीं है, केवल मेंस के लिए है। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि नो वुमेन्स इज परमिटेड टू वर्क इन और अलाउड टू इंटर, आपको इंटर करने के लिए भी अलाउड नहीं है बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग इन विच जनरेशन ऑफ गैस फ्रॉम डेंजरस पेट्रोलियम, जो कि डेंजरस पेट्रोलियम से जो गैस जनरेशन का प्लांट है वहां पे आप एंट्री भी आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत इसमें लिया गया है। Accordingly, women's candidates will not be considered for vacancies in production and also against the cadres work areas that require shift operation 365 days in a year, necessities undertaking work beyond 7 PM. जो वुमेन्स है उनको 7 बजे के बाद ऑफिस में अलाउड नहीं होता है, ये मोस्टली सभी कंपनियों में होता है ऐसा। और इसमें बोल रहा है कि अप टू 6 AM और सुबह से पहले, लाइक PSU ऑपरेशंस, बॉयलर एंड इलेक्ट्रिकल, क्वालिटी कंट्रोल एंड फायर एंड सेफ्टी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज नॉर्मली परफॉर्मेंस शिफ्ट, हाउएवर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अबव exemption if any work or work performance requirement and availability of identified positioner women be appointed against post code 205, राइट। अब जो रिजर्वेशन है उसकी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर SC OBC नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से OBC का सर्टिफिकेट है आपका तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एक्स सर्विसमैन EWS इकोनॉमिकल वीक कैटेगरी होती है, वो EWS होता है। कैंडिडेट्स एंड relaxation thereof will be in term of number of indicated above as per guidelines. Reservation for EWS candidates shall be as per government guideline, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और SC OBC candidates can be considered under general standard of merit against the unreserved post provided number no relaxation in age qualification etc is availed of extended to them। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आपको, तो उसमें अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की जो कि वो भी मैं बता चुका हूँ। एज लिमिट के लिए आपको इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 18 से 26 साल की है, जिसमें कि SC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, सॉरी OBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि नॉर्मली हर जगह होता है ये, राइट। अब जो पे स्केल होगा उसका वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बिसाइड्स बेसिक एंड इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ DA, द अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स इंक्लूड HRA, हाउसिंग अकोमोडेशन एज पर अवेलेबिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप सेविंग, लिंक्ड इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, LFA, contributory superannuation benefit fund scheme, house building advance, conveyance advance maintenance reimbursement, children education allowance as per corporation rule। जो कॉरपोरेशन का रूल ये कहता है कि आपका जो बेसिक पे होगा, बेसिक पे के साथ में इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ DA, जो इंडस्ट्रियल DA का इंडस्ट्रियल पैटर्न होगा, और अदर अलाउंस होंगे, बेनिफिट होंगे, वो लाइक HRA होंगे, हाउसिंग या तो HRA मिलेगा या तो हाउसिंग एकोमोडेशन
जो अवेलेबल होगा वो मिले, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव मिलेगी, अगर आपने ओवर टाइम किया तो उसका ओवर टाइम आपको मिलेगा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी। ग्रेचुटी बेसिकली क्या होती है कि अगर आपने 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो 5 साल के बाद ही आपको ग्रेचुटी ऑर्गेनाइजेशन वो देती है, अदरवाइज आपको वो ग्रेचुटी नहीं मिलती है। प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस होगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा, लीव इनकेसमेंट होगा, लीव ट्रैवल कंसेशन होगा, LFA, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी जो होगी वो इसका जो कि बता चुका हूँ मैं आपको, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। वो स्किल टेस्ट आपका CBT टाइप का भी हो सकता है। CBT में आपको क्या होता है कि आपको क्वेश्चन मिलते हैं और आपको एक आंसर शीट मिलती है, उस पर जैसे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आंसर लिखना होता है, 2-3 लाइन या 4 लाइन जो भी आप होता है। तो इसमें स्किल टेस्ट में ये इस टाइप का होता है जो CBT टाइप का होता है। तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उस पे आप आंसर शीट पे आपको आंसर लिखना होगा, राइट। और अगर इंटरव्यू टाइप का है तो आपको प्लांट में ले जाएंगे, प्लांट में आपको आपको इसके बारे में पूछेंगे, कोई चीज़ दिखा के, जैसे कि पंप के बारे में, पंप दिखा दिया आपको, पंप के बारे में पूछेंगे, कौन सा पंप है, कैसे काम करता है, तो वो चीज़ें आपको पूछेंगे। और इसमें जो मैं आपको बता दूं कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस जो ज़रूरत होगी कंपनी की, वो होगा आपका, मेडिकल फिटनेस वगैरह होता है, हर कंपनी में होता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर अच्छी MNC कंपनी है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ें होती है। तो मेडिकल फिटनेस ये मस्ट है कि आपको मेडिकल फिटनेस में पास होना चाहिए। और लाइबिलिटी टू डिक्लेयर डिक्लेयर है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है। जनरल इंस्ट्रक्शन में ये बोल रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप IOCL की वेबसाइट पे जाके ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, आपको वो पूरा समझ में आएगा। और जो आपका 150 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस होगा वो SBI ई कलेक्ट के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी बन जाता है, या अगर आपको ऑफलाइन बनवाना है, ऑनलाइन आपको नहीं पता है, तो आप ऑफलाइन किसी SBI के बैंक में जाके आप वहाँ पे 150 रुपये उसका कुछ फीस वगैरह भी होता है, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और जो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आप इसमें भी नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है, मंडे टू फ्राइडे होता है, बट कई जगह IOCL में सैटरडे को भी वर्किंग होता है। जो अपर ग्रेड के एम्प्लॉय जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं तो सैटरडे को नहीं आते, बट जो स्टाफ के बंदे होते हैं तो वो आते हैं। बट आप सैटरडे से, सॉरी, मंडे टू फ्राइडे आप कॉल करके अगर आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, या आप इस पे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह जो है ये जो मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब ये चेकलिस्ट है ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड टू बी सबमिटेड along with the printout of the online application form, हार्ड कॉपी। जो आपका हार्ड कॉपी जो आप सेंड करोगे तो आपका उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो एक चेकलिस्ट दे रखी है, आप इसको प्रिंट आउट देके आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या मेरे पास है क्या नहीं है। ठीक है। तो आपका सबसे पहले होने वाला है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म होने वाला है जिसकी हार्ड कॉपी होगी, ड्यूली साइंड होगी। इस पे भी आप एक तो आपका जो सिग्नेचर अपलोड होगा उसमें तो वो होगा ही, और साथ में आपको अटेस्ट भी करना है।
कलर फोटोग्राफ होने वाला है, अंडर सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए आपका जो फोटोग्राफ है। मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, जो हाई स्कूल या 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। और अभी क्या है कि हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ में आ रही हैं, तो आपको अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग भेजना पड़ेगा। अदरवाइज अभी क्या है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ आने लग रही है तो आप वो भेज सकते हैं। और मार्कशीट ऑफ क्लास 12th इशूड बाय कंसर्ट एजुकेशन बोर्ड, ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इशूड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर आपका 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो वो भेज सकते हैं, अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है। और अगर आपने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किया है तो हाई स्कूल के का भेजने के बाद डिप्लोमा का भेज सकते हैं, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th पास इशूड बाय कंसर्न एजुकेशन बोर्ड, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी भेज सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया तो आप प्रोविजनल भी भेज सकते हैं। कन्वर्जन सर्टिफिकेट फ्रॉम सीजीपीए, अगर आपका जो मार्क है वो सीजीपीए में है तो भी आप भेज सकते हैं। लेटर ग्रेड टू परसेंटेज ऑफ मार्क फ्रॉम कंसर्ट यूनिवर्सिटीज। SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा SC ST OBC या PWD उन सब में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका जो हाई स्कूल या डिप्लोमा में जो भी आपका नेम होना चाहिए, स्पेलिंग जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से उसमें आप भरेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें आपको फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, ऑफर लेटर की फ़ोटोकॉपी, जॉइनिंग लेटर की फ़ोटोकॉपी, पे स्लिप, इंक्रीमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर जो भी है वो आपको भेजना रहेगा साथ में फ़ोटोकॉपी करके। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन है, ड्यूली प्रूफ ऑफ अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस किया तो अप्रेंटिस का वो भेजना रहेगा। ये सब चीज़ें आप इस चेकलिस्ट को दे सकते हैं। और ये चेकलिस्ट जो है, इस चेकलिस्ट को भी आपको प्रिंट आउट निकाल के साथ में अटैच करना होगा और उसमें आपका कैंडिडेट जो सिग्नेचर हो वो होना चाहिए, नाम होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, पोस्ट कोड और पोस्ट अप्लाइड फॉर वो होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और डेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये SC ST का फॉर्म है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।